नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सेक्शन 194 आईबी के बारे में बताऊंगी। सेक्शन 194 आईबी जो कि टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड है और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसमें हम टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना, कैसे चालान हमको जमा करवाना होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, जब भी कोई ये जो पूरी सेक्शन है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ यदि कोई लैंड या बिल्डिंग किराए पर लेता है तो उसके जो रेंट का पेमेंट करता है तो उस रेंट के पेमेंट में से उसको टीडीएस डिडक्ट करके बचा हुआ पेमेंट मकान मालिक को देना होता है और ये जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को देना होता है। चलिए अब इसको डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पर टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किराएदार की। जो टेनेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेंट का पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करे। डिडक्ट किसका टैक्स डिडक्ट होगा? लैंडलॉर्ड का। पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस टेनेंट। टेनेंट जो है, किराएदार है, वो सिर्फ इस सेक्शन में ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर होते हैं। ये सेक्शन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ में भी वो इंडिविजुअल और एचयूएफ छोड़ दिए गए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे जो कि सेक्शन 194 आई में टीडीएस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन 194 आई में कौन इंडिविजुअल एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस के लिए? तो सेक्शन 194 आई में बताया गया है कि वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी की सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो है, यदि वो बिजनेस करते हैं तो लागू होती है। तो यदि वो बिजनेस करते हैं और उनका जो प्रीवियस ईयर है, जिस साल में हम रेंट दे रहे हैं उसके पहले साल में उनका टर्नओवर, यदि बिजनेस है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है और यदि प्रोफेशन है उनका तो उनकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा हो गई। कौन सा साल में देखेंगे? जिस साल का हम रेंट पे कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर हमको देखना है। तो उस साल में यदि 1 करोड़ रुपीज या 50 लाख से टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट उनकी ज्यादा हो जाती है तो सेक्शन 194 आई के अंतर्गत उनको टीडीएस करना होता है। तो फिर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ यहाँ पर कवर नहीं होंगे। जो डिडक्टी है, जो लैंडलॉर्ड है, वो हमारा रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब ये उनका अगर आपका मकान मालिक नॉन रेसिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, किराएदार रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें 50,000 इसमें पर मंथ लिमिट दी हुई है। 50,000 पर मंथ यदि आप रेंट का पेमेंट करते हैं तब तक आपको टीडीएस करने की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जहां पर आपके 50,000 पर मंथ से ज्यादा अगर आपके पास आपका रेंट है तो फिर आपको रेंट पर टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब 50,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर ये रेंट है आपका 50,000 पर मंथ तक तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना है। टीडीएस करना है तो उसकी रेट क्या रहेगी? तो इसकी रेट होती है 5% ऑन रेंट अमाउंट। रेंट का 5% आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और यदि पेन नंबर मकान मालिक द्वारा पेन नंबर नहीं दिया जाता है तो 20% आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब यदि आप को पेन नंबर नहीं दिया और यदि आपको 20% जो टीडीएस की अमाउंट आती है वो टीडीएस की अमाउंट आपका जो लास्ट मंथ है, आपका जो देखिए हर साल हमको रिटर्न फाइल करना है तो उस साल का जो आखिरी महीना है, जैसे कि अगर अप्रैल से मार्च तक है तो मार्च जो है उस मंथ का रेंट, या फिर यदि आप प्रॉपर्टी खाली कर रहे हैं बीच में ही, मार्च से पहले आप प्रॉपर्टी खाली कर रहे हैं तो जिस मंथ में आप प्रॉपर्टी आपने खाली की है उस मंथ का रेंट से ज्यादा आपका टीडीएस अमाउंट नहीं हो सकती। उसके बाद प्रॉपर्टी कौन कौन सी कवर होती है? तो सेक्शन 194 आई भी केवल यदि आप लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं या फिर लैंड या बिल्डिंग दोनों लेते हैं तो ही आपके ऊपर टीडीएस ऑन रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 194 आई बी में आती है। लैंड और बिल्डिंग में आपकी शॉप है, ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आपकी उसमें कवर हो जाती है। रेंट का मतलब सिर्फ रेंट वर्ड से ही नहीं है, इसमें लीज, यदि जैसे आप लीज पे लिया है, आपने सब लीज पे लिया है, कोई भी टेनेंसी का कोई भी एग्रीमेंट आप करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, कुछ भी नाम लेते हैं, लैंड और बिल्डिंग आपने यूज करने के लिए ली है तो उसके बदले में जो आप पेमेंट करेंगे वो रेंट है और उसमें आपको टीडीएस करना है। अच्छा, है सब लीज भी कवर होता है। सब लीज कैसे? जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खुद ने रेंट पे ली है, फिर उसको आपने फिर किसी दूसरे को रेंट पे दे दी है, तो उसी स्थिति में क्या होगी? जैसे मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, बी ने फिर सी को रेंट पे दे दी, तो अब सी क्या करेगा? सी बी का टीडीएस करेगा। फिर जो बी ए को पेमेंट करता है तो बी ए का टीडीएस करेगा। तो इस तरह से चेन उसकी चलती जाती है।
टाइम ऑफ डिडक्शन देखिए, सेक्शन 194 आईबी में जो टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम होता है वो वन टाइम इन अ ईयर, मतलब केवल आप साल में एक बार टीडीएस कर सकते हैं। हाँ, यदि आप इससे ज्यादा चाहें, यदि आप चाहते हैं कि नहीं तो मुझे तो मंथली टीडीएस करना है, तो आप मंथली भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजन में तो ये है कि हमको गवर्नमेंट को सिर्फ यदि आप एक बार भी टीडीएस करेंगे तो चल जाएगा। और ये एक बार कब करना है आपको, यदि देखिए आप या तो मंथ ऑफ मार्च, मार्च कब जैसे कि आप जो हमारा फाइनेंशियल जैसे अभी 23-24 की बात करते हैं, यदि आप अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक आपने मकान आपका आपके पास है, तो आप मार्च 24 महीने में कर की जो आप रेंट करेंगे ना, उसमें से आप पूरे साल का टीडीएस डिडक्ट करके बचा हुआ पेमेंट अपने उसको लैंडलॉर्ड को दे सकते हैं। मतलब या तो आप मार्च मंथ में कर दें, या अपने यदि मार्च से पहले ही प्रॉपर्टी खाली कर दी, जैसे कि मैंने अभी अगस्त में प्रॉपर्टी खाली कर दी, तो मैं अगस्त का जो रेंट होगा ना उसी में से पूरे जितने भी महीने में रही हुई हूँ इस साल में, देखिए एक साल का तो इस साल की इनकम यानी कि इसी साल में लेनी है, तो इस साल की आप टीडीएस आपको करना तो इसी साल में, लेकिन अब मान लीजिए मैंने अगस्त में खाली किया, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक का जितना रेंट होगा उसमें से उस पे टीडीएस निकाल लूंगी 5%, और वो टीडीएस डिडक्ट कौन से करूंगी, जैसे मैंने अगस्त में खाली किया ना, तो अगस्त का जो रेंट होगा उसमें से वो टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके बचाओ पेमेंट लैंडलॉर्ड को दे दूंगी। और जो टीडीएस मैंने अगस्त में किया है वो टीडीएस क्या करूंगी, मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दूंगी। मतलब आप साल में एक बार आप आखिरी महीने में आप क्या कर लें, अपना टीडीएस डिडक्ट कर लें। अगर आप चाहें तो बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बार बार करेंगे तो आपको बार बार टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब जब टीडीएस तब तक टीडीएस रिटर्न आपको फाइल करना है, तो इससे अच्छा है कि आप साल में एक ही बार टीडीएस करें। जैसे कहा क्या गया है कि जब टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द अकाउंट ऑफ पे फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, या तो आप लास्ट मंथ आप टेनेंसी या मार्च महीने में आप टीडीएस डिडक्ट कर ले जब आप उसको क्या कर रहे हैं, रेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, या फिर यदि आप मार्च में या लास्ट मंथ आप टेनेंसी में या आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी आप पहले होगा उसमें आप क्या कर लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का टीडीएस कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल से लें, टोटल रेंट हो रहा है हमारा, हमने 12 मंथ के लिए लिया है 60,000, 12 मंथ के लिए 7,20,000 आपका रेंट होता है, उसमें 5% हमने टीडीएस करना है, तो हम टीडीएस करेंगे 36,000। देखिए हर महीने तो हम क्या करेंगे, 60,000 उनको रेंट देते जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लास्ट मंथ में आए, लास्ट 12 मंथ के लिए, इसका मतलब हमने अप्रैल से मार्च तक लिया हुआ है, तो हम मार्च महीने में क्या करेंगे, 36,000 उसका जो टीडीएस है, वो मार्च महीने का जो रेंट है 60,000 उसमें से 36,000 माइनस कर देंगे और बचा हुआ 24,000 लैंडलॉर्ड को दे देंगे। ये पूरे साल की रेंट पे हमने टीडीएस कर लिया। अब जो 36,000 टीडीएस आपने किया है, कि ये वाला टीडीएस आप खुद अपने पास रखेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, वो 36,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अब देखिए इसमें टीडी आपको टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करना होगा, आपने टीडीएस किया है तो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए टेन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको, आप अपने पेन नंबर से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये टीडीएस आपको डिपॉजिट कब करवाना है, तो ये टीडीएस आपको जिस महीने में आपने टीडीएस किया है उस महीने के अगले महीने के 30 दिन तक करवाना है। जैसे कि यदि आपने क्या किया है, मार्च महीने में आपने मान ली कि 25 मार्च को आपने टीडीएस किया, मार्च में आपने किसी भी डेट पे टीडीएस किया है, तो अगला महीना कौन सा आएगा, अप्रैल, तो मतलब 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है, अपना टीडीएस जमा करवाना है। जिस महीने में किया है उस महीने के अगले 30 दिन में आपको टीडीएस जमा करवाना है। फॉर्म ऑफ टीडीएस किस फॉर्म में आपको डिपॉजिट करवाना है, तो वो होता है फॉर्म 26 क्यूसी, जो चालान कम स्टेटमेंट होता है। चालान कम स्टेटमेंट क्या होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्म होता है, इसको ही आप टीडीएस रिटर्न भी बोल लो, इसी को आप चालान भी बोल लो। मतलब इसमें क्या करोगे, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो आपका रिटर्न भी हो गया, और उसी के थ्रू आप उसी वक्त आप जब स्टेटमेंट फाइल करोगे ना, तो उसी वक्त आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर देंगे, तो इस तरह से आपका टीडीएस का पेमेंट भी गवर्नमेंट को इसी 26 क्यूसी के साथ ही हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले तो लास्ट महीने में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करके बचा हुआ पेमेंट अपने लैंडलॉर्ड को दे देंगे, ये काम हो गया। उसके बाद आपको टीडीएस का जो डिडक्ट किया है वो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पर जाकर 26 क्यूसी रिटर्न फाइल करना है। 26 क्यूसी रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को करने का, आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहीं पे आप टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दें। बस
इतना काम करना है। अब मकान मालिक आपको बोलेगा कि आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका मेरे को कोई प्रूफ दो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप 26 क्यूसी फाइल करेंगे उसके 15 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट होता है टीडीएस का, वो फॉर्म 16C बोला जाता है। तो फॉर्म 16C टीडीएस सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके अपने मकान मालिक को देना होता है। तो आपको ये आपका सबसे आखिरी काम है। तो ये क्या होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट आपका ये प्रूफ होगा कि हाँ मैंने टीडीएस किया और उस टीडीएस को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा दिया है, और आप मकान मालिक को टीडीएस सर्टिफिकेट जिसको फॉर्म 16C कहा जाता है दे देंगे। यदि कोई रिफंडेबल सिक्योरिटीज है तो वो तो हम बाद में रिफंड कर देंगे, तो उसके ऊपर हमको टीडीएस नहीं करना होता है। यदि कोई रेंट पेमेंट, यदि प्लांट एंड मशीनरी किराए पे लिए, इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिटिंग्स है, तो वो सब 194 आई में कवर होते हैं, इस सेक्शन में कवर नहीं होंगे। यदि पेमेंट आप जो किया गया है वो किसको किया गया है, नॉन रेसिडेंट को किया गया है, तो सेक्शन 195 के अंतर्गत टीडीएस होता है। यहाँ वो इस सेक्शन के अंतर्गत 194 IB में नॉन रेसिडेंट को पेमेंट नहीं आता है। कोई भी अदर इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि अभी अदर इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि यहाँ पर कवर नहीं हुए सेक्शन 194 IB में, क्यों? क्योंकि उनका टर्नओवर क्या था, 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट थी। तो वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीवाई, ये सब टीडीएस का कौन सी सेक्शन में डिडक्ट करेंगे, तो उनके ऊपर सेक्शन 194I एप्लीकेबल होती है। यदि कोई व्यक्ति एक साल में, मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अगस्त में ही मकान खाली कर दिया, सितंबर से मैं दूसरे मकान में चली गई, तो अब इस साल के लिए अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक के रेंट के लिए मेरे को पुराने वाले मकान मालिक के लिए 26 क्यूसी फाइल करना है। फिर अब जब मैं सितंबर से दूसरे मकान में चली गई, तो सितंबर से लेके मार्च तक के लिए मुझे फिर जो नया मकान मालिक है उसके लिए 26 क्यूसी फाइल करना। मतलब जितने भी किराएदार और मकान मालिक है उनके आपस में आपके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उन सबकी वैल्यू, जैसे जो पुराना मकान मालिक थे उसको जितना रेंट दिया उसके ऊपर टीडीएस हो गया, फिर जो नया मकान मालिक है उसको जो रेंट दिया उसके ऊपर टीडीएस हो गया। तो जितने भी एक से ज्यादा भी हम 26 क्यूसी फाइल करने पड़ सकते हैं हमको एक ही साल में। यदि 4 मकान बदल लिए एक ही साल में हमने, तो 4 26 क्यूसी हमको फाइल करने पड़ेंगे। इसके अलावा एज डिडक्शन ईयर, टीडीएस करने की रिक्वायरमेंट केवल साल में एक बार ही है, लेकिन आप चाहें तो एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। जो सो पेमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, देखिए एक बार टीडीएस करेंगे, लेकिन जब भी अगर आपने टीडीएस किया है तब तक आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट तो क्या है कि साल में एक बार टीडीएस करें और एक ही बार, ताकि आपको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़े। लैंडलॉर्ड का जो आप ये तो फॉर्म 16C तो आप देंगे ही सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। इसके अलावा मकान मालिक यदि चाहता है कि वो देखे कि हाँ आपका टीडीएस हुआ है या नहीं, तो वो अपना खुद का 26A से, AI से, TIS में ये इंफॉर्मेशन देख सकता है। देखिए सभी कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसमें किराएदार एक है, मकान मालिक दो है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो किराएदार ने अपने दोनों मकान, जैसे यहाँ पर ए किराएदार है, बी और सी उसके मकान मालिक है, तो अब यहाँ पर रिटर्न कौन फाइल करेगा, 26 क्यूसी किराएदार फाइल करेगा। तो किराएदार तो एक है, तो ए क्या करेगा, एक 26 क्यूसी फाइल करेगा बी के लिए और एक 26 क्यूसी फाइल करेगा सी के लिए। यानी कि यदि दो मकान मालिक है तो किराएदार दो 26 क्यूसी फाइल करेगा। अब मान लीजिए कि मकान मालिक एक है लेकिन किराएदार दो है, तो किराएदार को रिटर्न फाइल करना है, तो यहाँ पर ए भी क्या करेगा, अपने सी के लिए, मतलब अपने मकान मालिक के लिए 26 क्यूसी फाइल करेगा। जो दूसरा किराएदार है बी, वो भी अपने मकान मालिक सी के लिए एक रिटर्न फाइल करेगा। तो इसी स्थिति में कितने 26 क्यूसी फाइल होंगे, दो 26 क्यूसी फाइल होंगे। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसके कि लैंडलॉर्ड भी दो है और टेनेंट्स भी दो है। अब बोलिए, मकान मालिक भी दो, किराएदार भी दो, उस स्थिति में कितने फॉर्म 26 क्यूसी फाइल होंगे, तो 4 कैसे, किसको 26 क्यूसी फाइल करना है, किराएदार को। तो किराएदार कितने, दो, दो कौन से, ए और बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए क्या करेगा, मकान मालिक दो है तो ए सी के लिए 26 क्यूसी फाइल करेगा, फिर ए डी के लिए फाइल करेगा, ऐसे ही बी भी सी के लिए करेगा और बी भी डी के लिए करेगा। तो ऐसे 4 26 क्यूसी फाइल होंगे। अब बात आती है कि 26 क्यूसी में जो आप वैल्यू दोगे, किराया रेंट बताओगे, तो वो उसके लिए वैल्यू के टोटल वैल्यू ले लोगे, नहीं, जिसका जितना शेयर, जैसे ए और सी के बीच में जितना किराया बन रहा है, जितना शेयर से, तो इसके 26 क्यूसी में वो ही किराया जाएगा। ए और डी के बीच में जितना बन रहा है, मतलब आपस में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे रिलेटेड रेंट ही
रेंट और टीडीएस ही 26 क्यूसी में दिखाया जाता है। यदि आप यहाँ पे टीडीएस करने में चूक जाते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। यदि आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया है तो आपको 1% पर मंथ या पार्ट के लिए आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। और ये इंटरेस्ट की कब से लेके फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल, जब से टीडीएस डिडक्ट करना था तब से लेके जब तक आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तब तक के लिए आपको 1% पर मंथ से इंटरेस्ट देना है। अगर टीडीएस डिडक्ट कर लिया पर आपने क्या किया, पेमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट को आपने लेट पेमेंट किया, तो क्या होगा उस समय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ आर पार्ट दे रहा, या आपको 1.5% पर मंथ से आपको इंटरेस्ट देना है। कौन से पीरियड के लिए, जिस तारीख पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया था से लेके जिस तारीख को आपने एक्चुअली टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया तब तक के लिए आपको 1.5% पर मंथ से इंटरेस्ट देना होगा। पेनल्टी भी होती है इसमें। अंडर सेक्शन 234 ई के अंतर्गत लेट फाइलिंग फी 200 पर डे, जब तक कि आपका फेल्यूर कंटिन्यू रहता है। फेल्यूर कंटिन्यू रहता है मतलब जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। बट देखिए, जैसे आपको रिटर्न फाइल करना था नेक्स्ट मंथ के 30 डेज में, आप नहीं कर पाए तो जितने दिन आपका फेल्यूर कंटिन्यू रहेगा ना, जब जब तक आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक आपको 200 पर डे से आपको लेट फी लगेगी। बट द टोटल लेट फाइलिंग फी शुड नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस, लेकिन टीडीएस की टोटल अमाउंट से ज्यादा तो आपकी लेट फी नहीं हो सकती है। अंडर सेक्शन 271 एज के अंतर्गत भी पेनल्टी है, जो कि 10,000 से लेके 1 लाख तक लगाई जा सकती है। लेकिन यदि आपने टाइम पर लेट फी के साथ इंटरेस्ट के साथ टीडीएस रिटर्न जमा करा दिया, टीडीएस जमा करा दिया है, तो फिर आपकी वो पेनल्टी माफ कर दी जाती है। पेनल्टी ऑन लेट इशूइंग ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट आपने लेट इशू किया तो 500 पर डे से अ, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। टोटल लेट फी शुड नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस से ज्यादा आपकी लेट फी नहीं हो सकती है। चलिए, टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है फटाफट देख लेते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है, incometax.gov.in। इनकम टैक्स की साइट पर आने के बाद अब आपको सिर्फ आपको अपने पैन नंबर की रिक्वायरमेंट, एक अपना पैन नंबर है, एक मकान मालिक का पैन नंबर, ठीक है। यदि आपका पैन नंबर अभी तक इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले यहाँ रजिस्टर ऑप्शन से अपना पैन नंबर रजिस्टर कर लें, अपना लॉगिन आईडी बना लें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लें। फिर यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन आपका यूजर आईडी आपका पेन नंबर होगा, पेन नंबर यहाँ इंटर करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको प्लीज कंफर्म पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया होगा पासवर्ड इंटर कर दे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। उसके बाद आपको यहाँ पर ई फाइल ऑप्शन में जाना है। ई फाइल ऑप्शन के अंदर ई पे टैक्स पर क्लिक कर दें। ई पे टैक्स में आकर देखिए आपको ये न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अच्छा, यहीं पे आप जब पेमेंट कर देंगे ना तो उसके बाद यदि आपको कोई चालान देखना है, आपको हिस्ट्री देखनी है अपने पेमेंट की, तो आप यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री में भी जाके आप अपने चालान को देख सकते हैं, जो आपने जमा किया है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई पे टैक्स में आप यहाँ न्यू पेमेंट करना है तो प्लस न्यू पेमेंट पे आप जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे की ओर दिखेगा 26 क्यूसी टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपका फॉर्म आ जाएगा। इसमें देखिए आपको फर्स्ट स्टेप में अपने टेनेंट की डिटेल्स देनी, मतलब अपनी खुद की डिटेल्स देंगे हम। इसमें लैंडलॉर्ड की, सेकेंड स्टेप में लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आएगी, थर्ड स्टेप में प्रॉपर्टी की डिटेल्स आएगी और फोर्थ में स्टेप में पेमेंट होगा। बस ये काम आपको करना है। इसमें देखिए आपका, आपकी जो डिटेल है वो तो आपका ही पेन नंबर से ही अकाउंट खुला है, तो पूरा आपके पेन नंबर की जितनी भी डिटेल है वो खुद ले लेगा। जैसे पेन नंबर है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड का रेसिडेंट स्टेटस हमेशा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होगा इस सेक्शन के अंतर्गत, तो रेसिडेंट आपका सिलेक्ट मिलेगा। आपका पेन नंबर, आपका आधार नंबर, जितनी भी पेन नंबर से आपकी डिटेल लिंक है वो सभी, नेम ऑफ द टेनेंट, कैटेगरी ऑफ पेन नंबर, ये सब अपने आप ले लेगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अच्छा एड्रेस भी वो आपका जो है वो ले लेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर इंटर कर दे। अब ये लास्ट में देखिए वेदर मोर देन वन टेनेंट, ये क्या, यदि इस प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा टेनेंट है तो आप यस कर दे, नहीं तो आप नो कर दे। यस भी करेंगे तो आपको कोई डिटेल नहीं देना, सिर्फ यस और नो ही करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक से ज्यादा टेनेंट है तो जो दूसरा टेनेंट है तो उसको भी इसी लैंडलॉर्ड के लिए क्या करना होगा, एक और 26 क्यूसी फाइल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नो कर दें, या आपके यदि आपके केस में ज्यादा है तो आप यस कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर दें
उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने लैंडलॉर्ड की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पर आप रेसिडेंट सिलेक्ट रहेगा, फिर पेन ऑफ लैंडलॉर्ड, आप वो अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डालेंगे, तो वो लैंडलॉर्ड के पैन नंबर से खुद ही, फिर यहाँ पे पैन नंबर देके फिर एक बार फिर आप उसको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना है। जब आप मकान मालिक का पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो अपने आप ही उसकी जो पैन से लिंक डिटेल लिंक है, जैसे आधार नंबर है, नेम है, कैटेगरी है, ये सब वो खुद ले लेगा। उसके बाद अपने लैंडलॉर्ड का पूरा, पहले आपका आपका एड्रेस गया था, अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड का जो एड्रेस है वो आपको लेना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी यहाँ पर लेने के बाद लास्ट में आपको लेना है वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड, क्या एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड है, तो आप है तो आप यस कर दें। तो फिर क्या होगा, यदि एक से ज्यादा है तो आपको सब लैंडलॉर्ड के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग 26 क्यूसी फाइल करने हैं। यहाँ पर नहीं है तो हम नो करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए ये सब डिटेल्स तो अपने आप लेकर यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करनी है कि आपके पास आपने जो किराए पे लियो लैंड है, बिल्डिंग में शॉप्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बंगलो सभी आ जाते हैं, या दोनों है तो दोनों पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद ये जो एड्रेस डिटेल देनी, वो कौन सी डिटेल्स देंगे, अब आप जो जिस प्रॉपर्टी आपने किराए पे ली है उस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद एड्रेस या पूरा पिन, जैसे पिन कोड डालेंगे तो वो उसके आप पिन कोड डालेंगे ना तो उससे आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट तो वो खुद ही ले लेता है। उसके बाद अब मेन है वो आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी के जो रेंट की डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आप देखिए पीरियड ऑफ टेनेंसी, आप कितने महीने, मतलब ईयर ईयर टू ईयर लेना है, ईयर भी कौन सा, प्रीवियस ईयर, कैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का ईयर आपको लेना है। जैसे जैसे अभी बात करें तो 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक जितने भी मंथ आपने किराए पे रहे वो आपको लेने हैं। पूरे साल में आप कितने मंथ के लिए आपके टेनेंसी पीरियड क्या रहा वो आप यहाँ पे ले लें, 12 मंथ है तो आप 12 ले लें। फिर टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेड, जितना रेंट अभी तक आप पेड कर चुके हैं वो आप ले लें। फिर वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ, जो लास्ट मंथ है, चाहे वो तो जब आप, जैसे यहाँ पर मैंने 5 मंथ इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अप्रैल से लेके अगस्त तक, अगस्त में इसको मतलब अगस्त तक ही ये मकान किराए पे लिया है मैंने, अब खाली कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 5 मंथ्स का ही मैंने टेनेंसी पीरियड लेके यहाँ पर किराया लिया है। और लास्ट मंथ कौन सा हो जाएगा मेरा, अगस्त वाले मंथ का किराया हो जाएगा। तो अगस्त वाले मंथ का मंथली रेंट क्या था, 60,000, वो ले लिया। अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी, जितनी भी पेड की और क्रेडिट की टोटल अमाउंट, मतलब यदि आप जितना टेनेंसी पीरियड है उतना किराया यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पे तो क्या, जितना आपने रेंट पेड किया है, तो ये जो टोटल अमाउंट होगी ना उसी पे आपका टीडीएस आपका आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 5 मंथ्स है तो 5 मंथ्स का रेंट यहाँ पर आ जाएगा, 12 मंथ्स होंगे तो 12 मंथ्स का रेंट यहाँ पर आ जाएगा। रेट किस रेट से डिडक्ट होना, तो 5% से। अमाउंट ऑफ टीडीएस वो आप खुद ही ले लेगा इसमें 5% से। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मेड टू लैंडलॉर्ड, आपने जो लैंडलॉर्ड का पेमेंट किया है उसकी डेट क्या है वो आपको लेनी है, और डेट ऑफ डिडक्शन वो भी आपको लेनी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोनों डेट सेम ही होनी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि जिस समय आप पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे उसी समय आपको टीडीएस भी करना है। तो यहाँ पे दोनों डेट सेम होनी चाहिए, यदि सेम नहीं होती है तो आपके ऊपर क्या होगी, फिर वो इंटरेस्ट और लेट फी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद जो टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स हैं वो नीचे आपकी अपने आप वो आ जाएगी, टीडीएस की अमाउंट। यदि आप लेट, जैसे मैंने अभी इंटरेस्ट और लेट फी बताई है, सेक्शन 234 के बारे में हमने देखा था, तो वो लेट फी और इंटरेस्ट है तो वो आपको कैलकुलेट करके आपको खुद को इंटर करना होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दे। पे नाउ के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से आपको जो जिस ऑप्शन से भी पेमेंट करना है वो पेमेंट आप कर दें। यदि आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, कंटिन्यू पर, कोई जिस बैंक से भी करना हो बैंक सिलेक्ट करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, और यहाँ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके सबमिट टू बैंक कर दे। उसके बाद क्या होगा, आप जब बैंक को सबमिट करेंगे तो आप, अब इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको आपके बैंक की, जैसे भी यदि आपने नेट बैंकिंग किया तो नेट बैंकिंग के लिए आप जिस जो भी बैंक सिलेक्ट करेंगे वो बैंक का आपको पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से चाहे तो यूपीआई से पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट कर दीजिए, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका चालान सक्सेसफुली सबमिटेड का आपको मैसेज
मैसेज आ जाएगा और वो चालान आप डाउनलोड कर लें, या फिर मैंने हिस्ट्री में बताया था, हिस्ट्री में जाके भी आप अपना चालान जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म 26 क्यूसी आप खुद ही बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।